जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड रेस मॉक 106। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर, तो पहला क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज। इनकम जो है ये हमें गिवन है 13,500 रुपये, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। तो अगर इसने इतने पैसे कमाए हैं, इतने उसने खर्च कर दिए, तो इसकी जो सेविंग है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 4500 रुपये है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। इसकी जो इनकम है वो 14% बढ़ जाती है। तो अगर हम इसका 14% देखें तो कितना आएगा? 70, 7 उधर की 42 और 7, 50, 4 और 14 और 4, 7। तो इतनी बढ़ जाती है। इसके बाद इसका जो एक्सपेंडिचर है 7% बढ़ जाता है। इसका 7% कितना आएगा? 630 आएगा। अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दें तो सेविंग आ जाएगी। तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा? ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। 9 में से 3 ये 6 आ जाएगा। 8 में से 6 ये 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1260 आ गया। यानी कि सेविंग जो है वो 1260 बढ़ चुकी है। क्लियर? पहले कितनी थी? 4500 थी। अब आपको बताना है कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो 1260 है, ये आपको बताना है कि ये 4500 का कितने परसेंट है। क्लियर है? ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। 9 से 9 पंजे 45, 9 से 9 एकम 9, कितना बच गया? 3 36, 9 चौक 36 और 0, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 28% का इंक्रीमेंट हो चुका है सेविंग में। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर पहले उसकी इनकम एक्स थी तो अब कितनी हो चुकी है? एक्स प्लस 5 लाख हो चुकी है। क्लियर? इसके बाद लेकिन उसे देकर जो उसे टैक्स पे करना है, पहले 12% पे करना पड़ रहा था, अब कितना पे करना पड़ रहा है? सिर्फ 10% पे करना पड़ रहा है। ही नाउ पेज ₹10,000 मोर ऑन इनकम टैक्स। लेकिन अब जो है वो 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स भर रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी इंक्रीज्ड इनकम जो है वो क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा? देखिए, पहले वो 12% टैक्स दे रहा था, अब वो कितना दे रहा है? अब वो 10% टैक्स दे रहा है। ठीक है। तो इस पर एक्स प्लस 5 लाख, इस पर ये 10% टैक्स दे रहा है, और अब जो टैक्स है वो पहले से 10,000 रुपये ज्यादा भी है। पहले तो इनकम एक्स थी, उस पर 12% का टैक्स था, उससे 10,000 रुपये ज्यादा है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? अभी जो ये टैक्स दे रहा है, इसकी इनकम ये है, इस पर ये 10% टैक्स दे रहा है। अब ये जो टैक्स है ये पहले वाले टैक्स से 10,000 ज्यादा भी है। पहले टैक्स इतना था तो इससे 10,000 ज्यादा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 10% टैक्स, ये 12%, 10% उधर जाकर घटेगा तो 2% बचेगा। इधर इसका 10% करोगे 50,000 आ जाएगा, ये 10,000 घटेगा तो इधर आकर 40,000 हो जाएगा। अब यहाँ से 2% की वैल्यू अगर ये है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू यानी कि 50 गुना। तो जब आप इसका 50 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 20 लाख ये हमारा आ जाएगा। अब क्या बताना है? इंक्रीज इनकम बतानी है। तो 5 लाख बढ़ चुके थे, तो यहाँ से जो इंक्रीज इनकम है वो कितनी आ जाएगी? इसमें 5 और बढ़ा दो तो ये कितनी आ जाएगी? 25 लाख रुपए। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, अनिल ने दो वस्तुएं ए और बी कुल 10,000 रुपए की लागत से खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा। ठीक है। ए को 15% के प्रॉफिट में, और वस्तु बी को 10% के लॉस पर बेचा। ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो आप इसे एलिगेशन से कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 15 आ गया। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो रेशो जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2:3 आ जाएगी। क्लियर है? और 10,000 में ये दोनों खरीदी गई थी। 10,000 को अगर आप इस रेशो में बांटते हैं तो 4,000 रुपये जो है वो इधर आ गए, और 6,000 रुपये जो है वो इधर। यानी कि आर्टिकल ए जो है वो 4,000 रुपये का इसने खरीदा था, और आर्टिकल बी जो है वो इसने 6,000 का खरीदा था। अब बताना क्या है? सेलिंग प्राइस बताना है ए का। ए का अगर हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, इतने में खरीदा था, और सेलिंग प्राइस कितना है बी इसका? 15% का प्रॉफिट है, तो 115%। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
कितना आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 4 पंजे 20, 2 4 और 6 और 4600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल है जिसका एमआरपी जो है वो 2000 रुपये है। जब इसे बेचा गया तो एक तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट यानी कि 90/100, और उसके बाद अगर कैश पेमेंट कोई करेगा तो 5% का और डिस्काउंट यानी कि 95/100। तो आपको बताना है कि अगर कैश पेमेंट की गई है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, इसे आप सोल्व कर दें, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना है, नीचे तो 1 है ऊपर 9 है, तो डिजिटल सम जो है इसका वो कितना है, वो 9 है। ऑप्शन में चलते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इधर 6 और 3 9, इधर 9, 6 और 4 10 और 8 18, ये हट गया 1, तो ये तो नहीं है अभी। ठीक है, इधर 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 1 21, ये भी नहीं है। इधर 8 6 14, 14 और 5 14 और 6 20, ये भी नहीं है। तो यही आ गया भाई 1368, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या फिर आप इसे डिटेल में सोल्व कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 3 years एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर टाइम जो है ये हमें गिवन है 3 साल, रेट जो है ये हमें गिवन है 9%। ठीक है, और जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, जो देय राशि है, ये हमें गिवन है 3270। आपको बताना है इंस्टॉलमेंट जो है ये कितने रुपए की होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखिए इंस्टॉलमेंट जो है, 3 इंस्टॉलमेंट दी गई है, तीनों को मैं 100 मान लेता हूँ। मान लेते हैं पहली इंस्टॉलमेंट भी 100 है, दूसरी भी 100 है, तीसरी भी 100 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 9% से अगले 2 साल का 9% और 2 साल यानी कि 18%, तो 18 रुपए और लगेंगे, तो इसका अमाउंट 118 आ जाएगा। दूसरी है उस पर 9% से 1 साल का यानी कि 9 रुपए और लगेंगे, और जो तीसरी है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 327 आ जाएगी। यानी कि अगर आपको किसी के 327 रुपए चुकाने हैं तो आप उसे 100-100 रुपए की 3 बराबर इंस्टॉलमेंट देते हो, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है। लेकिन आपको जो पैसा चुकाना है वो इसका 10 गुना है। तो अगर ये 10 गुना, तो ये भी 10 गुना। इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितने रुपए की आएगी, वो 1000 रुपए की आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 5500 एट 15%। देखिए प्रिंसिपल जो है ये हमें दे रखा है 5500, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है 15%, टाइम जो है ये हमें दे रखा है 2 साल, और क्वेश्चन जो है वो 8 मंथली का है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है 8 मंथली, और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 8 मंथली का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 8 मंथली के हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, ये जो 15% है ये 1 साल की है, यानी कि 12 महीने की है। अगर 12 महीने की 15% है, अगर 12 महीने की 15% है, तो क्या आप बता सकते हैं 8 महीने की कितनी आएगी? तो ये आएगी आपकी 15/12 और गुना में 8, यानी कि कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है ये 8 मंथली के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अगर हम 2 साल को कन्वर्ट करें, देखिए 2 साल का मतलब है 24 महीने, और 24 महीने में 8-8 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 8 मंथली। क्लियर? अब देखिए, अब आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सुनिए। देखिए अगर यहां पर प्रिंसिपल 1000 होता, 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से जो आंसर है वो आप याद ही रख लें। जैसे 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 210, 3 साल का है तो 331, 4 साल का है तो 464.10। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, वो याद ही रख लें। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5500। देखिए अगर प्रिंसिपल जो है वो 1000 होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना आता, 331 आ जाता। लेकिन अभी जो प्रिंसिपल है वो 5500 है, यानी कि उस 1000 का कितने गुना है ये, उस 1000 का कितने गुना है। अगर हम 1000 का 5.5 टाइम्स करें, भी 1000 जो है अगर मैं इसको
5.5 टाइम्स करता हूँ तो ही तो मेरे पास वैल्यू 5500 आएगी। तो 5.5 गुना, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 5.5 से, तो ये मेरा आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1820.50, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर दें, या फिर आप डिटेल में इसको सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें गिवन है ये रेशो ए बी सी की, और हमें ये सब कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इधर, तो ए अपॉन बी रेशो बी अपॉन सी रेशो सी अपॉन ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। जब आप ए अपॉन बी करोगे, 1/4 को भाग करोगे 1/3 से, तो 1/4 गुना में 3/1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बी बाई सी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप सी बाई ए करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इनका एलसीएम ले लें 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 4×3 = 12, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×2 = 8, और 2×6 = 12, और 6×4 = 24। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ चुका है 9, 8, 24। क्लियर है। इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, ए बी एंड सी हायर्ड ए कार फॉर ₹4160, ठीक है। इतने रुपए में इन्होंने हायर किया, ए बी और सी ने। अब ए ने इसे यूज किया 7 घंटे, बी ने इसे यूज किया 8 घंटे, सी ने इसे यूज किया 11 घंटे। आपको बताना है कि इसमें ए का शेयर कितना है, यानी कि 7 की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो 7 का जो भी मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 4160 डिवाइड बाय, इनका सम कितना है अभी, 26 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, 7 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम लगाना चाहो डिजिटल सम लगा लो, डिटेल में सोल्व करना है डिटेल में कर लो, 7 का मल्टीपल देखना है वो कर लो, ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो 13 से अगर हम देखें तो 13 दूनी 26, इधर 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26 और 0, ये 160 × 7, 16 7 112, तो 1120 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹40 per kg is mixed with sugar costing ₹48 so that to earn a profit of 20% by selling the mixture। मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें गिवन है 54, और जो प्रॉफिट है ये हमें गिवन है 20%। तो यहाँ से अगर हम मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 54 × 100/120, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5/6, 6×9 = 9, 9×5 = 45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 45 लिख दें तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3:5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है वो 40 पेज टाइप कर देता है 5 घंटे में, बी जो है वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर देता है। आपको बताना है दोनों मिलकर 110 पेज कितनी देर में टाइप कर देंगे। तो इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ये 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देगा, 40/5, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी है 8। अगर हम बी की एफिशिएंसी देखें तो ये 32 पेज टाइप कर रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कर देगा, 32/6, यानी कि 16/3, ये बी की एफिशिएंसी है। क्लियर है, या 32/6 ही रहने देते हैं। अब हमें क्या कराना है, ए और बी इन दोनों से मिलकर हमें 110 पेज जो है वो टाइप कराने हैं। तो 110 बटे दोनों की एफिशिएंसी 8 + 32/6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 110 बटे, यहाँ पर 8 × 6 = 48, 48 और 32 कितना आ गया, 80, 80/6 आ गया। तो 80 यहाँ पर और 6 इधर। क्लियर है। अब अगर हम इसको सोल्व कर दें तो 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 4 और 2 से 3, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 33/4 घंटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जो कि कहीं पर नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A train without stoppage travels with an average speed of 80 km per hour and with stoppage it travels with an average speed of 64 km per hour. For how many minutes does the train stop on an average per hour? देखिए अगर कोई ट्रेन बिना रुके चलती है तो वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेती है, लेकिन अगर वो रुक रुक कर चलती है तब वो 64 किलोमीटर ही कवर कर पाई। इसका मतलब उसने 16 किलोमीटर कम कवर किया है। तो 16 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर कर सकती थी, उतने ही देर के लिए वो रुकी होगी। तो बस हमें यही कैलकुलेट करना है कि वो 16 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर सकती थी। ठीक है, वो 80 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेती है, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर वो 80 किलोमीटर कवर कर लेती है 60 मिनट में, तो वो 16 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेती, बस हमें ये बताना है। तो ये बटे 80 और गुना में 16, तो कितना आ जाएगा अभी, 12 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू हटाइए, 80 माइनस 64, और इसको डिवाइड करें बड़ी वैल्यू से यानी कि 80 से, और गुना में 60 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये जो वैल्यू है इसे आप गुना करें 60 से, तो ये 16/80, 16×5 80, तो 5 से ये 12 बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वो 12 मिनट के लिए रुकी है। क्लियर है? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है, इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर। देखिए ए और बी के बीच में एक दौड़ होती है 500 मीटर की। अगर ये 500 मीटर जाता है और ये बी को 50 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब बी ने सिर्फ 450 मीटर कवर किया। तो इन दोनों की अगर हम रेशियो देखें तो कितनी आ जाएगी, 10:9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें बी और सी के बारे में, तो बी और सी में क्या हुआ, 600 मीटर की एक दौड़ हुई जिसमें बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। अगर 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब इसने तो 600 मीटर कवर किया, लेकिन उसने 60 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब इसने सिर्फ 540 मीटर कवर किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी, 10:9 आ जाएगी। ठीक है, आपको बताना है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, ये आपको बताना है 400 मीटर की दौड़ में। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से ए और सी की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करोगे ए आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो सी आ जाएगा, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए और सी जो है वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ए और सी। भी अगर ये 100 मीटर जाएगा तो ये जाएगा 81 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर ये 400 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 324 मीटर। अगर ये 400 मीटर गया तो 400 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 76 मीटर से। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boat can cover a distance of 56 kilometer in downstream in 3.5 hours. The ratio of the boat in still water and that the speed of the stream is 3:1. How much time will the boat take to cover a distance of 41.6 kilometer in downstream? देखिए हमें गिवन है कि 56 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगा है वो लगा है 3.5 का। आपको बताना है 41.6 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में 3:1 का तो कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन है कि डाउनस्ट्रीम में 56 किलोमीटर में इतना टाइम लगा है, डाउनस्ट्रीम में इतने किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो बीच वाली स्टेटमेंट का कोई खास रोल दिख नहीं रहा। सोल्व करके देखते हैं भी कितना आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 56 और मल्टीप्लाई विद 41.6। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7×5 = 35, इधर 7×8 = 56। ठीक है, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8×5 = 40, कितना बच गया, 1 8 दूनी 16। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई 5 दूनी 10 और 5×5 = 25 और 1 26, 260। ठीक है, और ये डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो नीचे हम 100 से भाग भी करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, average age of 8 men is increased by 3 years when two of them whose age are 30 and 34 are replaced by two new persons. What is the average of the two new persons? ठीक है, देखिए जो दो छोड़कर गए हैं उनकी जो एज है वो 30 और 34 है। इसका मतलब 64 वाले छोड़कर गए हैं, टोटल जो गया है वो कितना गया है, 64 गया है। अब जो दो नए आए हैं अगर उनके आने की वजह से एवरेज पर कोई फर्क ना पड़ता तो उनका टोटल भी 64 ही होता, लेकिन अगर उनके आने की वजह से एवरेज में इंक्रीमेंट हो गया इसका मतलब उनका टोटल 64 से ज़्यादा है, और अगर डिक्रीमेंट हो जाता तो 64 से कम है। अब उनके आने की वजह से एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमें बस ये देखना है कि अगर उनके आने की वजह से एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब उनका टोटल जो है वो 64 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बस ये देखना है। तो देखिए टोटल कितने हैं, 8, एवरेज में 3 का इंक्रीमेंट तो टोटल में 3 गुना 8 यानी कि 24 का इंक्रीमेंट। इसका मतलब टोटल में 24 का इंक्रीमेंट हो गया 3 गुना 8 से। इसका मतलब ये जो दोनों आए हैं इनका टोटल 88 है। अब हमें इनका औसत बताना है तो 2 से भाग कर दो तो कितना आ गया, 44। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो दो नए आए हैं अगर हमें इनका औसत बताना है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले 2 घंटे में उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड जो होती है ये आप जानते हैं क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो उसने 100 किलोमीटर कवर किया है, और अगर हम टोटल टाइम देखें तो पहले 2 घंटे में उसने कवर किया कितना, 20 की स्पीड से यानी कि 40 किलोमीटर कवर हो गया। उसके बाद कितना बच गया, 60 किलोमीटर बच गया, वो उसने 10 की स्पीड से कवर किया यानी कि 6 घंटे में कवर किया होगा। तो 2 + 6 यानी कि 8 घंटे लगे। तो 100/8 कितना आ गया अभी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5 घंटे, साढ़े 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम देखें एंगल्स का सम अगर यहाँ पर 90 है तो इससे 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा। ठीक है, और 1030 कितना होता है, ये 1/√3 होता है। ऐसे ही इससे 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, और ये कितना होता है, ये √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 1 - 10a अपॉन 1 + 10a किसके बराबर आ गया, इक्वल टू 1/√3 तो ऊपर आ गया और √3 नीचे आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1/3 ही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 3 - 310a किसके बराबर आ गया, 1 + 10a के बराबर आ गया। यहाँ से अगर हम देखें 410a ये किसके बराबर आ गया अभी, ये 2 के बराबर आ गया। 10a बराबर, या 10a छोड़ो कोट ए लिख देते हैं सीधा, तो कोट ए किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। यही हमें कैलकुलेट करना था कि कोट ए की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो अगर हम इस 10a को इधर ले जाए, 1/10a कोट ए होता है और 2 इधर ले आए तो कितना आ गया, यहाँ से कोट ए जो है वो 2 के बराबर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डायमीटर AB and chord CD of a circle meet at point P. PT is a tangent. CD हमें दे रखा है 7.8, PD हमें दे रखा है। ठीक है, PD हमें दे रखा है, AB हमें कैलकुलेट करना है। शायद टेंजेंट की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर कोई 2 सीकेंड जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, रिजल्ट होता है PA × PB इज इक्वल टू PC × PD, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या होगा, PA कितना दे रखा है, x + 4। ठीक है, PA × PB कितना है, 4 है, बराबर PC कितना है, PC है 7.8 और 5, 7 और 5 12, 12.8 ये है। ठीक है, इंटू में PD कितना है, PD जो है वो 5 है। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा आगे, देखिए इधर 4 से कर लेते हैं इसको, तो 4 × 12, 4 × 2 = 8। ठीक है, 5 × 3 = 15, ये 16 आ गया। तो x + 4 जो है
ये 16 के बराबर आ गया, तो यहाँ से x बराबर 16 माइनस 4 यानी कि 12 के बराबर आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid cone of height 9 centimeter with the diameter of its base 18 centimeter is cut out। तो एक कॉन को कट किया गया जिसकी हाइट जो है, ये जो कॉन है इसकी जो हाइट है ये कितनी है, ये 9 है, और जो रेडियस है ये कितनी है, ये भी 9 है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, इज कट आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 9। और वो जो सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, अगर हम उसकी वॉल्यूम देखें तो उसकी वॉल्यूम क्या थी, उसकी वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप ध्यान दें तो इसकी वॉल्यूम भी क्या है, 1/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब, यहाँ पर भी 9 का क्यूब, पाई यहाँ पर भी, इधर 3 यहाँ पर 1, इधर 4। तो अगर आप इसमें देखें तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ अलग है तो वो ये है सिर्फ कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है। हम ये कह सकते हैं कि अगर स्फेयर की वॉल्यूम 4 है तो कॉन की वॉल्यूम 1 है, और अगर कॉन की वॉल्यूम 1 है तो फिर बाकी जो वेस्ट हो गया वो कितना हो गया, 3 वेस्ट हो गया। इसका मतलब 4 में से 3 वेस्ट हो गया, और अगर 4 में से 3 वेस्ट हो गया इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 75% जो है वो वेस्ट हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर ये समझ पा रहे हैं कि सारे डायमेंशंस तो सेम ही है, तो अगर वो 4 है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 है, इसका मतलब 3 जो है वो उसमें से वेस्ट हो गया 4 में से, तो 3/4 गुना 100 यानी कि 75% जो है वो वेस्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन सभी का सम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कि इन सभी का जो सम है वो क्या होगा। ठीक है, अब सम कैसे आएगा भी वो देखिए। सम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, एक एपी सीरीज है। ठीक है, तो इसका हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो सम अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट और प्लस में 1। तो ये कितना आ गया, 34/2, 17 और एक 18 टर्म है। अगर आप सम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका n/2 इन 2 में a प्लस एल, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा 9 गुना 46। तो 9 6 54, 5 और 9 6 36 और 5 41, 414, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴ की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 257/16, और हमें जो कैलकुलेट करना है 8/13 इंटू x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए इधर ध्यान से। यहाँ से पहले हम x² प्लस 1/x² पर आएंगे, और इस वैल्यू पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भी, हमें इसमें +2 करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, +2 और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, ये 289/16 यानी कि 17/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम आएंगे वैल्यू x प्लस 1/x पर, और जब आप x प्लस 1/x पर आओगे तो प्लस में 2 और फिर स्क्वायर रूट, तो 17 और 8 25, 5/2 यहाँ से आ गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे तो x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा, और ये क्या आएगा, इसका क्यूब यानी कि 125/8 माइनस में 3 इंटू में 5/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आगे क्या आएगा देखिए इधर, तो 125/8 इधर कितना है, 15/2 है। अगर हम 4 गुना कर लें तो 60/8 आ जाएगा, 125 माइनस 60 करेंगे 65/8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये 65/8 आ गई। अब हमें साथ में क्या करना है, इसका 8/13 गुना भी करना है। तो अब अगर हम 8/13 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक कॉन की जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, कर्व सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। देखिए वॉल्यूम क्या है,
1/3 पाई आर स्क्वेयर एच बराबर 1232। ये हमें डाटा दे रखा है इतना, ठीक है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगी, ठीक है। पहले अगर हम 3 से करें तो 3 8 24, ठीक है। 8 से अगर हम इसको करते हैं तो 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और 22 का ये 7 गुना फिर 7, तो आर बराबर 7 आ जाएगा। अगर देखिए रेडियस जो है वो 7 है और हाइट जो है वो 24 है, तो आप तो जानते हैं 7 24 25 जो है वो ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से स्लंट हाइट जो है वो 25 आ गई। तो अगर हम यहाँ से स्लंट हाइट लिख दें तो वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर और एल, यही होता है। 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 5 और 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर यहाँ पर हमें गिवन है एक पाई चार्ट है, टोटल 450 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई। ई में सेंट्रल एंगल बताना है 20%। देखिए आप जानते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 20% की वैल्यू बतानी है। 20 के लिए क्या करोगे, 5 से भाग कर दो, तो इसको भी 5 से भाग कर दो, तो कितना आ गया अभी, 72 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट एफ। टोटल कितने थे, 450 थे, ध्यान रखना। एफ में कितने हैं ये बताना है। एफ में जो है वो 22% है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 450 का हमें 22% करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 450 का जब आप 22% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा अभी, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 2 से 11, तो 11 गुना 9 कितना आ जाएगा, 99। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इफ 75% ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर मेल्स। डी में जितने भी हैं टोटल 450 थे, उसका 8% ये डी में एम्प्लॉयज हैं। इसमें हमें गिवन है कि इसमें से 75% जो है वो मेल्स हैं। देन हाउ मेनी फीमेल्स एम्प्लॉयज आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट। तो आपको बताना है कि इसमें फीमेल कितनी है, तो 25% जो है वो फीमेल है, तो इसका 25%। क्लियर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप सोल्व कर दें तो कितना आएगा अभी, 100 और 25 अटे 200, तो 2 और 2 से ये 50 और 50 से ये 9, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि उसमें फीमेल कितनी है, 9 है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करेंगे आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन्स हैं इनकी हमें मीन हाइट कैलकुलेट करनी है। देखिए मीन हाइट जो है वो हम अगर 140 ही मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर 20 कम है, ठीक है। यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर 10 कम है, यहाँ पर कितना कम है, 10 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना है, 20 ज़्यादा है। अगर हम इनका नेट इफेक्ट देखें तो यहाँ पर कितना हो गया अभी, -60, यहाँ पर -40, तो -100 हो गया। इधर अगर हम देखें तो 60 और 40 ये +100 हो गया, तो -100 और +100, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही हो गया। इसका मतलब जो हमने एज्यूम करा है वही हमारा आंसर है, तो 140 ही जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। या फिर आप डिटेल में सोल्व करना चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 50, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 50 नहीं है अभी, 52 होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। 50 नहीं है, 52 पत्ते हैं अभी, ठीक है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज स्पेड एंड सेकंड इज क्लब। पहला स्पेड होना चाहिए, दूसरा क्लब होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए पहले स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 13/52, विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्लब भी कितने हैं 13, लेकिन अब पत्ते कितने हैं 51, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 13/51। इसको सोल्व करेंगे, 13 चौक 52, तो ये कितना आ गया अभी 13/4 और 4 पंजे 20, तो 204, तो 13/204 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो कि अपने कर्मचारी को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अ कंपनी गिव्स अ कमीशन, कितना कमीशन देती है भाई, ये तो नहीं बताया गया। एक कंपनी अपने कर्मचारी को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर इतना कमीशन देती है और उसके बाद 1% का बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन को 12,000 रुपए मिले तो टोटल सेल्स बताइए। अ कंपनी गिव्स अ कमीशन ऑफ 10% मान लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अप टू द सेल ऑफ, टेल लिखा हुआ है यहाँ, टेल नहीं है ये सेल है, एक मिनट। अ कंपनी गिव्स अ कमीशन ऑफ 10%, अच्छा, टू हिज सेल्समैन, ये हटा दो, टू हिज सेल्समैन, अप टू द सेल ऑफ 10,000, ठीक है, इस तरीके से है। बाकी देख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू जो है, अगर इनमें से कोई आंसर नहीं आया तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसमें ये करेक्शन करनी थी, देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपए तक की जो बिक्री होगी उस पर तो 10% का कमीशन है, और अगर 10,000 से ऊपर बिक्री होगी उस पर 1% का बोनस भी है, यानी कि 11% का कमीशन है। मतलब जो 10% कमीशन मिलना था वो तो मिलेगा ही, साथ में 1% का बोनस भी मिलेगा अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो, ठीक है। अब हमें गिवन है कि अगर इस सेल्समैन को 12,000 रुपए अपने कमीशन के मिले तो आपको बताना है कि कुल बिक्री कितनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सेम कर लेते हैं। यहाँ इसे 10% मिले, इधर 11%, इधर 1% कम मिला है, तो इसे 1% और दे देते हैं। अगर हम इसे 1% और दे दें तो अब इसे 11% मिल गए। अब इसका 1% है कितना, ये जो 10,000 है, अगर हम इसका 1% कैलकुलेट करें तो ये है कितना, ये 100 रुपये है, ठीक है। यानी कि हमने इसको 100 रुपये और दे दिए, ठीक है। तो पहले इसे कितने मिले हुए हैं, 12,000, 100 रुपये हमने और दे दिए तो कितने हो गए, 12,100 रुपये। तो अब जो इसे मिले वो कितने हो गए, 12,000 तो है ही, साथ में 100 रुपये और, यानी कि 12,100 रुपये, ठीक है। अब आपको बताना है कि कुल बिक्री कितनी है। देखिए, अब जो टोटल कमीशन है वो क्या हो चुका है, वो ओवरऑल कमीशन 11% का हो चुका है, यानी कि 11% की वैल्यू है ये, और हमें 100 की बतानी है। तो अगर ये 11 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 से 1100, ठीक है, और 2 जीरो और, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, sides of a triangle are 3, 4 and 5 centimeter, find the area of the largest square inscribed in this triangle। इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसका हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3, 4 और 5, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी, ठीक है। 3, 4, 5 जो है वो क्या है, वो ट्रिपलेट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्क्वायर बना है, लार्जेस्ट स्क्वायर, वो मान लेते हैं ये है। हमें इसका एरिया बताना है, ठीक है। देखिए, ये जो लार्जेस्ट स्क्वायर है, इसकी अगर हम साइड कैलकुलेट करें तो इसकी जो साइड होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसके बराबर होती है। आप इसे सोल्व करके इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, 3 गुना 4 और बटे 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा। अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि 12/7 का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 144/49 इसके बराबर आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये आप रिजल्ट याद रखें कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर इसके अंदर बनता है, इसकी जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे। इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे भी मैं x मान लेता हूँ, इसे भी मैं x मान लेता हूँ, इसे भी x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 - x हो जाएगा। क्लियर है कि अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये कंप्लीट जो है ये हमारा 3 है, ठीक है, और उसमें से
ये जो है ये x है, तो ये कितना रह गया, ये हमारा 3 माइनस एक्स रह गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये जो एंगल है ये भी 90 है, ये जो एंगल है ये भी 90 है। ठीक है, यहाँ से इसे मैं मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया अभी, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये जो एंगल है ये भी कितना हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटी अप्लाई कर दें तो देखिए ये जो है ये कितना है, ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई सी, इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो इसमें थीटा के सामने है x और बड़ी ट्राइंगल में थीटा के सामने कितना है 4 बराबर। इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कितना है 3 माइनस एक्स और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कितना है 3। अगर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4x आ जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 12/7 आ जाएगा। क्लियर है। और x क्या है उसकी साइड है। उसके बाद जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 144/49, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका डिटेल्ड मेथड हो गया। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि किस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है भी एबीसी। ठीक है, इन ए ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, डी और ई जो है वो ए बी और ए सी पर पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमें गिवन है ए डी 14, ए ई 3, ये 3 ये 14, ए बी 9, ए बी जो है ये 9 है। ये अगर 9 है तो ये 14 कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक है, 4 कर लेते हैं। ठीक है, और ए सी जो है वो हमें दे रखा है 8। ठीक है, आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई का एरिया और ए बी सी का एरिया। ये जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। देखिए अगर आप ए डी ई का एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ए बी डी का जो एरिया, ए डी ई का एरिया है हाफ ऑफ 4 गुना 3 गुना में साइन थीटा, और इधर कितना है हाफ ऑफ 9 गुना में 8 और गुना में साइन थीटा। ठीक है, ये अगर कोई भी दो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है तो हम उसका एरिया बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वैसे देखिए हाफ जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, साइन थीटा उसमें भी है, इसमें भी है। तो एक्चुअल में जो रेशो आनी थी कैसे आनी थी, वो बस इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट वो सीधे से आनी थी। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो अगर आप इसे सोल्व करें 4 दूनी 8, 3 या 9 तो 1:6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 इनलेट पाइप कैपेबल ऑफ फिलिंग अलोन। एक जो इनलेट है वो 16 मिनट में भर देता है, एक जो आउटलेट है वो 20 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ पर एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 80 लीटर आ गया। इधर कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 5 लीटर पर मिनट। इधर कितना आ गया 20 चौक 80, 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ से हमें गिवन है कि ऐसे 6 पाइप हैं तो अगर सभी को ओपन कर दें 30 लीटर भर जाएगा। ऐसे 3 पाइप हैं तो 12 लीटर बाहर निकलेगा। तो जब सभी को ओपन किया गया तो 30 लीटर जो है वो भरा जा रहा है और 12 लीटर जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 18 लीटर जो है वो भरा गया है 1 मिनट। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 24 लीटर जो है वो भरा है। इसका 2 गुना है, अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 160 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके आगे। थैंक यू।